प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लालजी यादव आज आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 1 के अध्याय 3 जिसका नाम वैद्युत रसायन है का डिस्कशन करूंगा। यह अध्याय वैद्युत रसायन बच्चों आपके सामने 5 व्याख्यान में प्रस्तुत होगा। इस अध्याय के अध्ययन से आप वैद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वानी सेल के मध्य विभेद कर सकेंगे। गैल्वानी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके अनुप्रयोग को जान सकेंगे। वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता तथा मोलर चालकता की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को समझने में तथा कोलराउस नियम को प्रतिपादित कर सकेंगे। मात्रात्मक पक्ष में फैराडे के वैद्युत अपघटन नियमों की चर्चा होगी। कुछ प्राथमिक एवं संचायक बैटरियों एवं ईंधन सेलों की संरचना का वर्णन कर सकेंगे और संचारण को वैद्युत रासायनिक प्रक्रम के रूप में बता सकेंगे। बच्चों, इस अध्याय का आज प्रथम व्याख्यान है। इसमें हम वैद्युत रसायन का सामान्य परिचय, गैल्वानी सेल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा गैल्वानी सेल के सेल विभव की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि वैद्युत रसायन का सामान्य परिचय क्या है। अगर आप डेफिनेशन के तौर पर देखें तो कहते हैं कि वैद्युत रसायन में वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्वतः प्रवर्तित तथा स्वतः अप्रवर्तित दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। आपको बता दें कि स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन वो है जिसके लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती और स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम वो है जिसके लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि वैद्युत रसायन वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तनों का अध्ययन है। यह परिवर्तन सेलों के द्वारा किया जाता है। सेल एक प्रकार की युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार से जुड़े दो भिन्न विलयनों में उपस्थित होते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं, गैल्वानी सेल या वोल्टीय सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। अब ये आपके सामने है कि बैटरियां एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बैटरियां एवं ईंधन सेल गैल्वानी सेल के उदाहरण हैं। बहुत सारी धातुएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं अन्य कुछ रसायन वैद्युत अपघटनी सेल द्वारा बनाए जाते हैं और वैद्युत अपघटनी सेल में होने वाली वह घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है। यहां ये बैटरियां शब्द आपके पास आया है तो कहते हैं कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अब हमें डिस्कस करना है गैल्वानी सेल के बारे में। गैल्वानी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जैसे शुष्क सेल, डैनियल सेल, सीसा संचायक सेल। ये गैल्वानी सेल के उदाहरण हैं और गैल्वानी सेल
क्या कार्य करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बच्चों हमें देखना है कि गैल्वानी सेल की संरचना क्या है। अगर आप गैल्वानी सेल को देखें तो कहते हैं कि गैल्वानी सेल में दो अर्ध सेल एक दूसरे से लवण सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं और इनके जो इलेक्ट्रोड हैं एक दूसरे से वोल्ट मीटर के द्वारा जुड़े रहते हैं। कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य में निमज्ज रहते हैं, इसका अभिप्राय है डूबे रहते हैं, एवं ऐसी स्थिति में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होगी। लवण सेतु क्या होता है, इसकी अभी इसी व्याख्यान में हम आपको स्पष्ट व्याख्या करेंगे। बच्चों आपके सामने ये गैल्वानी सेल का फिगर है। ये वास्तव में डैनियल सेल का फिगर है जो गैल्वानी सेल का एक उदाहरण है। इस सेल में आप देख रहे हैं कि ये जिंक की छड़ है और ये डूबी हुई है जिंक लवण के विलयन में, और ये कॉपर की छड़ है, ये डूबी हुई है कॉपर लवण के विलयन में। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से वोल्टमीटर के द्वारा जुड़े हैं और इनके विलयन जो है लवण सेतु के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये डैनियल सेल की संरचना है जिसमें एक अर्ध सेल जिंक अर्ध सेल है और दूसरा अर्ध सेल कॉपर अर्ध सेल है। जिंक अर्ध सेल इस गैल्वानी सेल का एनोड है और कॉपर अर्ध सेल इस गैल्वानी सेल का कैथोड है। अब ये बच्चों देखना है कि गैल्वानी सेल की क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि से अभिप्राय यह है बच्चों कि किस तरह से गैल्वानी सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कहते हैं कि गैल्वानी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन आप कक्षा 11 में इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन है। जैसे यहां आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें जिंक का परिवर्तन जिंक 2+ में हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहां कॉपर 2+ का परिवर्तन कॉपर में हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये जो प्रक्रम है ये ऑक्सीकरण है और ये जो प्रक्रम है अपचयन है। अब कहते हैं कि इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और इसे कहते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो गैल्वानी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड अर्ध सेल कहलाते हैं और इसीलिए इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और जिस पर अपचयन होता है उस पर होने वाली क्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। अब कहते हैं कि डैनियल सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया निम्न है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको बताएं। ये रिडॉक्स अभिक्रिया आती है अर्ध अभिक्रियाओं से, और अर्ध अभिक्रियाएं कौन सी हैं? ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया है और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया है। रिडॉक्स को देखें तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन्हीं से रिडॉक्स बनता है। रिडॉक्स में दोनों प्रक्रम शामिल होते हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। तो गैल्वानी सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है
तथा कैथोड धन ध्रुव होता है। अब इस बात की आपके सामने व्याख्या करेंगे कि क्यों गैल्वानी सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है। आप इस गैल्वानी सेल के फिगर को देखें, यहां पर जिंक की रॉड जिंक लवण के विलयन में है और यहां पर ये कॉपर रॉड कॉपर लवण के विलयन में है। तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक का जिंक 2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर 2+ का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो ये जिंक जो है, जब जिंक 2+ में परिवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है एनोड से कैथोड की ओर है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और यहां इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, कैथोड की ओर। इसीलिए गैल्वानी सेल में कैथोड को धन ध्रुव और एनोड को ऋण ध्रुव माना जाता है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर गति कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि गैल्वानी सेल में लवण सेतु तथा इसका कार्य क्या है। लवण सेतु में यू आकार की नली में अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट उपस्थित होते हैं और लवण सेतु का महत्व निम्न है। पहला महत्व क्या है बच्चों, कि यह दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को जोड़ता है जिससे सेल परिपथ पूर्ण होता है। तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरे महत्व की आपसे चर्चा करें तो कहते हैं कि यह दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को विद्युत उदासीन रखता है। इसे हम कह सकते हैं कि दोनों अर्ध सेलों में आयनिक संतुलन सॉल्ट ब्रिज द्वारा बनाया जाता है। इसकी हम आपको और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। अभी आप इस फिगर में देखें कि जैसे ये आपकी जिंक रॉड है और यहां क्रिया क्या हो रही है, जिंक जो है जिंक 2+ में परिवर्तित होकर के इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के कैथोड की ओर जाते हैं जिससे धारा का प्रवाह होता है। तो कहते हैं कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड की ओर जाता है तो यहां विलयन में धनायनों की अधिकता हो जाती है और कैथोड में क्या हो रहा है कि कैथोड के विलयन में जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और अपचयित होकर के इस कॉपर की छड़ पर जमा हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहां धनायनों की अधिकता हो जा रही है। तो धनायनों को उदासीन करने के लिए ये लवण सेतु यहां ऋणायन भेजता है और यहां पर ऋणायनों की अधिकता हो रही है तो लवण सेतु क्या भेजता है, धनायन भेजता है और जिससे यहां धनायन की और यहां ऋणायन की जो अधिकता है वो उदासीनता में बदल जाती है। इसकी तुलना आप बच्चों अपने घरों में होने वाले अर्थिंग से कर सकते हैं। हम अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को विद्युत के आधिक्य प्रभाव से बचाने के लिए करते क्या हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जब कभी वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो अर्थिंग रहने से वो करंट अर्थ में चली जाती है और इसके विपरीत भी हो जाता है। जब वोल्टेज बहुत कम हो जाता है
तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ करके उसको बढ़ा भी देते हैं। उसी तरह का फंक्शन यहां गैल्वानी सेल में साल्ट ब्रिज करता है। यह दोनों अर्धसेलों में आयनिक संतुलन करता है, जिससे धारा का प्रवाह सुचारू बना रहता है। तीसरा महत्व साल्ट ब्रिज का यह है कि यह विलेन के एक अर्धसेल से दूसरे अर्धसेल में विसरण को रोकता है। यहां बच्चों आपके सामने है कि किसी गैल्वानी सेल का सेल आरेख। सेल आरेख से अभिप्राय यह है कि गैल्वानी सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसका उत्तर है कि गैल्वानी सेल में एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। जैसे डैनियल सेल का सेल आरेख आपके सामने ये प्रदर्शित है, जिसमें लिखा है जिंक सॉलिड ZnSO4 एक्वस का मतलब जलीय, ये दो लाइनें हैं, और उसके बाद कॉपर सल्फेट एक्वस और कॉपर सॉलिड। तो कहते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है बच्चों कि यहां जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में है और यहां कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में है। या कह सकते हैं कि इसका जो जिंक अर्धसेल है वो एनोड है और कॉपर अर्धसेल कैथोड है। तो यहां पर नेगेटिव साइन और यहां पर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एनोड को और पॉजिटिव साइन कैथोड को व्यक्त करता है। अब एक प्रश्न का उत्तर देना है कि यहां लिखा है जिंक अपॉन जिंक SO4 और यहां लिखा है CuSO4 अपॉन Cu। इसका अभिप्राय यह है कि ये Zn अपॉन Zn2 प्लस एक्वस और ये कॉपर 2 प्लस एक्वस अपॉन कॉपर। तो यहां यह स्पष्ट है कि जिंक का जिंक 2 प्लस में ऑक्सीकरण है और कॉपर 2 प्लस का कॉपर में अपचयन है। तो ये एक तरह से पूरी गैल्वानी सेल को स्पष्टता से प्रदर्शित कर देता है और इसे ही गैल्वानी सेल का सेल आरेख कहते हैं। अब आपके सामने डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोड विभव का। तो इलेक्ट्रोड विभव की अगर डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ इसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इसको अगर आपके सामने स्पष्ट करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपने जिंक अर्धसेल लिया, ये जिंक की छड़ है और इसे हमने डुबा दिया जिंक सल्फेट विलयन में। तो कहते हैं कि जब जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में रहती है तो इस पर आवेश आ जाता है और जब आवेश आ गया तो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा और वैद्युत क्षेत्र आएगा तो विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब बच्चों हमें यह व्याख्या करनी है कि जब किसी धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो उस पर आवेश क्यों आ जाता है। यहां यह आपको दिखाया गया है कि जब हम जिंक की छड़ को जिंक लवण के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक छड़ पर ऋणावेश आता है और कॉपर की छड़ को जब हम कॉपर लवण के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर की छड़ पर धनावेश आता है। हम इसकी आपके सामने और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या यह है बच्चों कि जब आप किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो दो प्रक्रम साथ चलते हैं। जैसे आपके सामने अगर जिंक की छड़ को हम जिंक लवण के विलयन में डुबो दें तो ये दो प्रक्रम साथ चलेंगे। पहला प्रक्रम क्या है? पहला प्रक्रम यह है
कि जिंक की छड़ से जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे। दूसरा प्रक्रम यह है कि विलयन में जो जिंक आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक बनाएंगे। तो आपको दिख रहा है बच्चों कि पहला प्रक्रम ऑक्सीकरण का है और दूसरा प्रक्रम अपचयन का है। इसी तरह से अगर आप कॉपर अर्धसेल में देखें तो कॉपर की छड़ से कॉपर परमाणुओं की कॉपर 2+ के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति है और विलयन में जो कॉपर 2+ हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाने की प्रवृत्ति है। अब कहते हैं कि अगर दोनों प्रक्रियाओं का वेग बराबर हो तो छड़ पर ना तो धनावेश आएगा और ना ऋणावेश आएगा। लेकिन अगर आप इन दो अभिक्रियाओं को देखें तो इनमें दोनों का वेग बराबर नहीं होता। जैसे अगर जिंक अर्धसेल में देखें तो जो ऑक्सीकरण का प्रक्रम है वो अपचयन की तुलना में तीव्र होता है और कॉपर में जो अपचयन का प्रक्रम है वो ऑक्सीकरण प्रक्रम की तुलना में तीव्र होता है। और इसीलिए ऐसा है कि जिंक में ऑक्सीकरण प्रक्रम तीव्र होता है तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और वो इलेक्ट्रॉन छड़ पर उपस्थित रहते हैं जिससे जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अगर हम कॉपर अर्धसेल में देखें तो इसमें अपचयन का प्रक्रम तीव्र होता है अर्थात कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये छड़ धनावेशित हो जाती है। तो ये हमने आपके सामने व्याख्या की कि किसी अर्धसेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर धनावेश और ऋणावेश क्यों आता है और अगर आवेश आ गया तो विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी को व्याख्या आपके सामने की गई कि इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड विभव बच्चों दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब आप कहेंगे कि कब विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा और कब विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। कहते हैं कि अगर अर्धसेल पर होने वाली प्रभावी क्रिया ऑक्सीकरण की है तो इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अर्धसेल में होने वाली प्रभावी क्रिया अपचयन की है तो इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब यह भी बात है कि इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित उस धातु के आयनों की सांद्रता पर और ताप पर। तो जैसे आपने देखा कि जब हम जिंक अर्धसेल को देख रहे थे तो इसमें प्रभावी क्रिया ऑक्सीकरण की है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा। और कॉपर अर्धसेल में जो प्रभावी क्रिया है वो अपचयन की है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब बच्चों आपको डिस्कस करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको देखना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्या है। तो कहते हैं कि जब अर्धसेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इसको आपको बच्चों और स्पष्ट करते हैं। जैसे देखें कि अगर आप जिंक अर्धसेल ले लें तो ये जिंक अर्धसेल में जिंक की रॉड
उपस्थित है जिंक सल्फेट विलेन में। अब देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट विलेन है इसकी सांद्रता हम 1 मोलर ले लें और ताप जो ले लें वो 25 डिग्री सेल्सियस या इसी को आप कहेंगे 298 केल्विन, और दाब जो लें वो 1 वायुमंडल ले लें, तो जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको डिस्कस किया कि ये 2 तरह का है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये बात बहुत आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप किसी अर्ध सेल के लिए लें, जैसे जिंक अर्ध सेल के लिए उदाहरण के लिए ले लें, तो इसके मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का संख्यात्मक मान बराबर होगा, किंतु उनके चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां यह भी बात ध्यान देने की है कि IUPAC के नियमानुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला डिस्कशन जो बच्चों आपको करना है वो है सेल विभव। अब देखना है कि सेल विभव किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि गैल्वानी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। तो इसे ज्ञात कैसे करते हैं, इसके लिए यह फॉर्मूला आपके सामने है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इस सूत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जब आप कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव लें तो वो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लें, और इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 L, R राइट और L लेफ्ट। आप जानते हैं कि गैल्वानी सेल में जो एनोड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जो कैथोड होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। अब ये डिस्कशन है बच्चों कि सेल विभव और वैद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। तो कहते हैं कि जब सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही होती तो सेल विभव ही वैद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इस व्याख्यान पर आधारित कुछ असाइनमेंट बच्चों आपको दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस गैल्वानी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया आपको दी गई है और उस पर आधारित ये प्रश्न है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। तो ये पहला वाला तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा डिस्कशन से कि गैल्वानी सेल में एनोड जो है वो ऋण ध्रुव होता है और कैथोड जो होता है वो धन ध्रुव होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, एक उदाहरण देकर बताइए कि अर्ध सेल किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों को बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगले व्याख्यान 2 में हम इसी वैद्युत रसायन चैप्टर के और तथ्यों का आपके सामने डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।